हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज मैं कुछ एमसीक्यू लेकर के आई हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवाते जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ सम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। ये ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो देखो हमें सवाल करना कैसे, एचसीएफ दिया हुआ है नंबर का 81 और ये नंबर्स जो है, जो दो नंबर है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब तो समझ ही रहे हो आप लोग क्या होता है कि उनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर को प्राइम दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं उनका एचसीएफ ये दिया हुआ है 81। एचसीएफ दोनों नंबर्स का है 81 और ये दोनों नंबर है को प्राइम। तो इसका क्या मतलब है कि इनके फैक्टर्स सेम नहीं होंगे। एचसीएफ 81 अगर सेम फैक्टर्स होते तो हम 81 के साथ वो नंबर दोनों में लगा सकते थे, लेकिन नंबर दिया हुआ है को प्राइम। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। तो हम नंबर्स ले सकते हैं, जो पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं तो हम ले लेते हैं। लेट नंबर्स बी 81x एंड 81y। ये हमने क्यों x और y क्यों लिया, अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि ये नंबर्स को प्राइम है, बिल्कुल अलग अलग है, मतलब इनके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। तो देखो x एक अलग नंबर है, y एक अलग नंबर है, इनके कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि x अलग चीज है, y अलग चीज है, इसलिए इन दोनों में से कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये लिया है 81x एंड 81y। ये दो नंबर ऐसे लिए हैं क्योंकि 81 तो दोनों का एचसीएफ है, तो 81 तो दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों नंबरों से 81 तो मल्टीप्लाई हो सकता है। 81 एचसीएफ है, इसलिए 81 दोनों नंबरों में लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि दोनों नंबर का सम जो है 1215 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215। ठीक है बच्चों, ये क्लियर समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमने अलग अलग लिया क्योंकि को प्राइम होने की वजह से ही हमें ये दो अलग अलग चीजें लेनी पड़ी। और एचसीएफ तो दोनों में है, इसलिए एचसीएफ तो दोनों का फैक्टर हो सकता है। ये मान लो पूरी नंबर है तो इसका फैक्टर एचसीएफ जो दिया हुआ है इसका भी फैक्टर है और इस वाली नंबर का भी फैक्टर है, इसलिए 81 तो दोनों में लगेगा। अब हमारा ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को हम छोटा कर दें, अगर एचसीएफ है इसका 81 तो ये दोनों नंबर का सम जो है 81 से तो डिविजिबल होगा। अगर हम 81 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा आता है, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81 ऐसा आएगा कुछ 15। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब नंबर हमें को प्राइम दी हुई है तो ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस नंबर्स आर को प्राइम तो इसमें हम अब ट्रायल एंड एरर मेथड से पुट करके देखते हैं। इसमें पूछा है कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, उन दो नंबर के कितने पेयर्स बन सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, तब समझ में आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, इनका सम हो जाए 15, तो y की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। तो देखो ये दोनों को प्राइम है ना, 1 और 14 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया पॉसिबिलिटी। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। 3 और 12, देखो 3 और 12 इसमें कॉमन फैक्टर है ना, दोनों का 3 है, इन दोनों में तो ये नहीं होगा, इसको कट करो। 3 के बाद हम अगर 4 रखते हैं, ठीक है, 3 के बाद अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आएगा, 4 के साथ हमारा क्या आ जाएगा, 4 होगा और ये 11 होगा, ये हो सकता है। तो 4 और 11 ये हो सकता है, दोनों ही को प्राइम है। 5, 10 ये भी नहीं होगा। 5, 10 5 रखोगे तो यहाँ 10 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 6 रख के देखो, 6 और 9 ये भी नहीं होगा, 6 और 9 ये भी नहीं होगा। अब 7 के साथ क्या होगा, देखो 7 के साथ हो जाएगा 7 और 8 ये भी दोनों को प्राइम है। ठीक है, उसके बाद बस फिर हो गया, और कोई और कुछ बनेगा नहीं, और इसका कोई पेयर बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे यही 4 पेयर्स बने हैं। सच नंबर जो कि को प्राइम है, उनका एचसीएफ 81 है और उनका सम 1215 है, तो ये हमारे 4 पेयर्स बने हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया, सम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो कितने बने, 1 2 3 4, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं।
तो क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड -5 इज, मतलब जिनके जीरो -2 और -5 हो तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, ये हमसे पूछा गया, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो पहले हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं कि कैसा बनेगा। तो हमें दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू है -2 एंड बीटा इक्वल टू है 5। तो पहले सम ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 प्लस 5, तो कितना हो गया 3। फिर अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5, ये हो गया -10। तो अब हम पॉलिनोमियल अपना निकाल लेते हैं, पॉलिनोमियल एफ एक्स। पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये होता है ना। अच्छा, इस तरह से जो हम ये पॉलिनोमियल निकालते हैं उसमें हम एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पॉलिनोमियल बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई कर दें, के मीन्स कांस्टेंट, कोई भी नंबर अगर इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी तो ये इसके जीरोज यही होंगे। अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इसके जीरोज यही निकलेंगे, -2 और 5 ही निकलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल जो बना है इसके जीरोस -2 और 5 है। अगर हम किसी कांस्टेंट से कोई भी नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, किससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल तो अलग बन जाएगी। मान लो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी पॉलिनोमियल ऐसी बन गई 2x स्क्वायर -6x -20। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करके जीरोस निकालेंगे तो हमारे यही वाले आएंगे। तो हमसे यही तो पूछा गया कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिनके जीरोस -2 एंड 5 है तो कितने हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं। तो मेनी, इन्फिनाइटली मेनी, कोई भी नंबर दे दे, यहाँ -2 और 5 की बात नहीं, कोई भी नंबर दे दे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। तो उसका आंसर हमेशा यही इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो इसलिए हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 और ग्रेटर देन 3। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, ग्रेटर देन 3, मतलब ग्रेटर देन 3 तो बहुत सारे बन रहे हैं इसलिए ग्रेटर देन 3 वाला ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज को क्लियर कर लो इस सवाल से। यहाँ तो -2 और 5 दिया है, ये नहीं कि -2 और 5 सही होगा, कोई सी भी नंबर दे, अगर जीरोज कोई 2 जीरोज दिए हुए हैं और पूछे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे तो बहुत सारे बनेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही होगा। अगर ऑप्शन में इनफिनाइटली मेनी है तो वो करो, टिक करो। इसमें ग्रेटर देन 3 दिया हुआ तो ग्रेटर देन 3 तो बन ही रहा है, इसलिए हमने ये ऑप्शन चूज किया। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब अगला सवाल करते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 raised power x plus y equal to 243 and 243 raised power x minus y equal to 3 is, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे इन दोनों इक्वेशन के। ठीक है, 1, 2, 0 या इनफिनाइट कितने होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला इक्वेशन हमारा है 3 raised power x plus y equal to 243। ठीक है, अगर 243 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 raised power 5 आएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 raised power x plus y equal to 3 raised power 5। ठीक है बच्चों, इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो यही आएगा 3 raised power 5, मतलब इसमें 3 raised power 5 आएगा, 3 5 बार आएगा इसमें। तो अब हमारा देखो बेस दोनों के सेम है तो फिर ऊपर के नंबर इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा ऐसा एक इक्वेशन निकल आएगा इससे, x plus y equal to 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकला। अब दूसरा इक्वेशन भी हम निकाल लेते हैं इससे, 243 की पावर x minus y इक्वल टू है 3। इसको भी हम 3 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 5 और फिर उसके ऊपर पावर है x minus y इक्वल टू 3। तो क्या होता है, अंदर भी पावर होती है बाहर भी पावर होती है, इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब ऐसा हो जाएगा 5x minus 5y इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ, समझ आया ना। देखो 3 की पावर 5x minus 5y हो गया, तो बेस दोनों के सेम है तो 5x minus 5y इक्वल टू 3 हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, इसका 1 है और इसका है 5, और b1 अपॉन b2 इसका 1 है और इसका है -5। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो बस आगे में करने की जरूरत नहीं है, हमें यही से दिख गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बस जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है तो सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में सारा पढ़ रखा है ना कि कब कौन सी कंडीशन लगती है।
जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो नो सॉल्यूशंस होता है। तो ये सब आप लोगों को पता ही है। तो अब ये चीज हमें मिल गई है तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको देख के घबराना नहीं है। बस देखो जब यहाँ पे 3 दिया है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये वाला हमारा 3 के फैक्टर के रूप में टूटेगा ही टूटेगा। और ये छोटी सी नंबर है, इसको लर्न करके रखो कि 3 की पावर 5 टू 43 होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है sec a प्लस tan a x दिया हुआ है, देन sec a की वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये तो हमको मालूम है जो दिया हुआ है sec a प्लस tan a इक्वल टू x ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। ये तो बहुत ही इजी फार्मूला है, बहुत बार बताया हुआ है मैंने। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा ये sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में और sec a माइनस tan a दूसरे में इक्वल टू 1। अगर sec a प्लस tan a इक्वल टू x में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम x रखें इसकी जगह पे और ये हो जाएगा हमारा sec a माइनस tan a इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई sec a माइनस tan a इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं अलजेब्रिक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। हमें sec a की वैल्यू पूछी गई है तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहला और दूसरा दोनों लिख लेते हैं, sec a प्लस tan a इक्वल टू x और दूसरा है हमारे पास sec a माइनस tan a इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो हमें sec a की वैल्यू पूछी है, देखो दोनों कट रहे हैं, tan a कट गया तो ये हो गया 2 sec a इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा sec a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और ये 2 इसका जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 sec a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में tan a की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। अगर tan a की वैल्यू पूछे तो इन दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, tan a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस ये हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखिए ये क्वेश्चन, इफ sin a माइनस cos a इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin पावर 4a प्लस cos की पावर 4a। ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ये आता भी बहुत है। तो sin a माइनस cos a इक्वल टू 0 में दिया हुआ है तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि sin a इक्वल टू cos a लिख सकते हैं। अब जो sin a cos a कब इक्वल होता है, 45 डिग्री पर इक्वल होता है। अगर आपको टेबल पता है तो आपको मालूम है sin a और cos a 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा a आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल a 45 डिग्री आ गया तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो भी हम जानते हैं। अब ये अपना sin की पावर 4a, अब ये वाला हम ले लेते हैं sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a। इसको हम लिख सकते हैं कि sin 45 डिग्री की पावर 4 प्लस cos 45 डिग्री की पावर 4। हमें पता है 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो क्या आ जाएगा, देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है और फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/4, 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा आता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको। इफ a b c d e आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e इज क्या होगा। 4 ऑप्शन में क्या होगा। देखो ये AP में है, हमारे ये पांचों चीजें a b c d और e ये है AP में। तो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है ना। और हम AP कैसे लिखते हैं ये भी आप लोगों को पता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस
इक्वल टू मान लेते हैं एक्स। यहाँ पे डी हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये इसमें डी दिया हुआ है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम कॉमन डिफरेंस एक्स मान लेते हैं। तो हमारा देखो पहला टर्म तो ए ही है, लेकिन जो दूसरा टर्म बी है तो बी को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी लिखते हैं ना, तो बी हमारा हो गया ए प्लस एक्स। इसी तरह से सी क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस टू डी लिखते हैं, तो ए प्लस टू एक्स इसको लिख देंगे। और डी हमारा कौन सा, फोर्थ टर्म है, तो डी हमारा हो जाएगा ए प्लस थ्री एक्स। अच्छा, ए प्लस थ्री एक्स। और ई जो है, ई कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म है, तो ई को हम लिख सकते हैं ए प्लस फोर एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो हम ये पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी और प्लस ई। अब हम अपनी ये जो वैल्यूज हमने लिख रखी है सब इसमें हम पुट कर देते हैं तो बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो ए तो ऐसे ही लिख लिया माइनस फोर, और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस एक्स, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए प्लस एक्स, प्लस सिक्स, सी की वैल्यू है ए प्लस टू एक्स, तो यहाँ पर लिख लो ए प्लस टू एक्स। फिर माइनस फोर डी है, डी की वैल्यू है ए प्लस थ्री एक्स और प्लस ई, तो ई की वैल्यू है ए प्लस फोर एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करो, ए माइनस फोर से मल्टीप्लाई करो, फोर ए माइनस फोर एक्स, ठीक है, फिर प्लस, अब सिक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, सिक्स ए प्लस सिक्स टू जा 12x। अच्छा, अब यहाँ माइनस फोर ए माइनस फोर थ्री जा 12x, और आगे प्लस ए प्लस फोर एक्स। अब ये हो गया। अब देखो इसमें क्या 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 कट रहा है, क्या जुड़ रहा है, ये हम देख लेते हैं। इसमें ए कहाँ कहाँ है, कितना है, पहले हम ए को काउंट कर लेते हैं। एक तो ए हमारा ये है प्लस का, एक ये है ए प्लस का, एक ये है प्लस का, ठीक है, इतना ही है ना। तो कितना हो गया, सिक्स सेवन और एट, एट ए हो गया। और तो कोई प्लस में ए नहीं है ना, तो हम लिख लेंगे एट ए। अब माइनस में ए कहाँ कहाँ, एक माइनस फोर ए है और ये माइनस फोर ए है, ये हो गया माइनस एट ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम x देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, कितना है, ये माइनस फोर एक्स है और ये माइनस 12x है, तो कितना हो गया, माइनस 16x, माइनस 16x। फिर प्लस में क्या क्या है, प्लस 12x है और प्लस 4x है, ये हो गया प्लस 12 4 16 16x। तो हमारा कट ही रहा है, 8 कट गया, 16x कट गया, इक्वल टू आ गया 0। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको करना है, बस क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखने से लग रहा था थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है द मीन एंड मोड ऑफ डाटा आर 24 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन। तो मोड, मीडियन और मीन का एक रिलेशन होता है, वो आप लोगों को याद करके रखना है। तो क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये रिलेशन है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बस अब जो वैल्यू दी है इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या दिया हुआ है, मीन एंड मोड ऑफ डाटा 24 एंड 12, मतलब मीन दिया हुआ है 24 और मोड दिया हुआ है 12। तो मोड है 12 और हमें मीडियन निकालना है, तो 3 मीडियन माइनस 2 और मीन दिया हुआ है 24, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 48। अब ये 48 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 12 प्लस 48 और अपॉन में 3, तो हमारा आ जाएगा मीडियन, ठीक है। 12 प्लस 48 कितना होता है, 60, 60 अपॉन में 3, तो कितना हो गया 20। तो ये आ गया हमारा मीडियन, क्या आ गया 20 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस रिलेशन को आप लोग लर्न करके रखो, ये बुक में भी लिखा हुआ है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 8 अपॉन 100। तो इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। उसने कितनी टिकट खरीदी है पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही तो होता है ना। तो उसने कितनी टिकट खरीदी, हम मान लेते हैं कि उसने x टिकट खरीदी, मान लेते हैं कि उसने x टिकट खरीदी, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है टिकट खरीदने की,
तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, x अपॉन में 6000, x अपॉन 6000, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6000 है और फेवरेबल आउटकम हमने मान लिया x है और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये तो हमने निकाली और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्या है 8 अपॉन 100। तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो बस x की वैल्यू निकल आएगी। ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 100 और इंटू 6000, ठीक है। तो अब 6000 के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको हम आगे 800 8 6 48 मतलब 480, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ नहीं होता, ध्यान से पढ़िए समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो अगला एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ये दी हुई है कि वर्टिसेस ट्रायंगल की दी हुई है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में होता है एक पॉइंट, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस मान लो x1 y1 है और ये है हमारा x2 y2 है और ये है x3 y3 है। इस तरह से ट्रायंगल के वर्टिसेस दी हैं, तो सेंट्रॉइड के वर्टिसेस क्या होता है x1 प्लस x2, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3, ये होता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ये फॉर्मूला होता है। तो बस हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब 0 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन में 3 और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 और प्लस 0 अपॉन में 3। तो हमारे ये क्या आ जाएंगे 16 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 18 अपॉन 3। 18 अपॉन 3 डिविजिबल है, 3 6 जा 18, तो हमारा हो गया 16 अपॉन 3 और 6। ये हो गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आज इतने ही क्वेश्चंस करवा देते हैं, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी मैं। आप लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस करवानी है, मैथ्स का पेपर अच्छा करना है, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आगे मैथ्स के पेपर तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।